नहीं, गलत चैनल नहीं है, सही चैनल है। आज की मजदूरी मेरे को दी गई है। पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से डे वन से मेंस आंसर राइटिंग की पीपुड़ी बजाना एक क्रेडिबल सोल्यूशन नहीं है हमारी तैयारी के लिए। मेंस आंसर राइटिंग के अलावा और भी ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेके मास हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और समरी वीडियोस, स्टैंडर्ड बुक्स की समरी जैसे कि रमेश सिंह, संजीव वर्मा, शंकर ईवीएस आईएएस, पॉलिटी लक्ष्मीकांत और बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें जो हैं जिनकी समरी बनाई जाती है अलग अलग चैनल्स पे। साथ के साथ करंट अफेयर्स, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर पोर्शंस ऑफ द सिलेबस, करंट अफेयर्स को लेके काफी ज्यादा हिस्टेरिया क्रिएट करा जाता है कि आपको हिंदू भी करना है, इंडियन एक्सप्रेस भी करना है, योजना, कुरुक्षेत्र, ईपीडब्ल्यू, राज्यसभा टेलीविजन की डिबेट्स, एमसीक्यूज, पीआईबी और बहुत सारे करंट अफेयर्स के सोर्सेस। तो उनको एक जगह कंपाइल करने के लिए काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लाए गए हैं जहां पे समरीज क्रिएट करी जाती हैं, कीपिंग इन माइंड कि एक ही जगह पे सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट सवाल ये उठता है कि जितने भी समरीज और टेस्ट सीरीज हैं, क्या ये एक्चुअल में एस्पिरेंट के लिए क्रेडिबल हैं? क्या ये एक्चुअल में एस्पिरेंट की मदद करेंगे, या फिर इट इज जस्ट अनदर प्रोडक्ट टू गेट क्लिक बेट्स, टू गेट पेज व्यूज एंड टू अल्टीमेटली जनरेट द रेवेन्यू? आप में से जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मुदत गुप्ता और मैं 2017 से यूपीएससी की फैकल्टी हूँ, प्राइमरीली डीलिंग विद पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। रिसेंटली मृणाल सर ने मेंस आंसर राइटिंग के मास हिस्टेरिया के ऊपर एक वीडियो डाला था और किस तरीके से एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करा जाता है कि डे वन से ही मेंस आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। उसी को आगे प्रोजेक्ट करते हुए मेरे माइंड में कुछ आइडियाज थे जहां पे एस्पिरेंट्स को और भी ऐसे काफी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू मिसगाइड किया जाता है या फिर गलत डायरेक्शन में ले जाया जाता है। आपको पता होगा कि सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करना इज बेटर रादर देन वर्किंग इवन हार्डर इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक कदम उठाया जाए तो बेटर होता है रादर देन नेगेटिव डायरेक्शन में 10 कदम उठाना। यही सब मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए ये सीरीज बनाई गई एंड आई एम थैंकफुल टू मृणाल सर फॉर अग्रीइंग to upload this particular video on his channel so that my message can reach a larger audience base. So apart from mains answer writing, तीन तरीके के मेजर मिसकंसेप्शंस हैं, तीन तरीके के मेजर मास हिस्टेरिया हैं जो क्रिएट करे जाते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी समरी वीडियोस। सेकंड, जो अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी समरी, और करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीआईबी, राज्यसभा टेलीविजन, इन सब की समरी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और समरी वीडियोस की। इसमें 3 क्वेश्चंस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले कि जो 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटीज होती हैं, क्या वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, या फिर उनमें से कोई ऐसी पर्टिकुलर एनसीईआरटीज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ एनसीईआरटीज ऐसी हैं जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हैं। डेटा के थ्रू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, आपने देखा होगा मार्केट में आजकल काफी सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। जैसे ही सीजन शुरू होता है, प्रीलिम्स के बाद अगले साल की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती हैं। साल में ऐसी 2-3 बार एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज की साइकिल चलती हैं अलग अलग टाइम टेबल्स के साथ। तो क्या ये एक्चुअल में करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ ये एक पैसा 25 दिन में डबल करने का एक तरीका है, या फिर एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की कोई क्रेडिबिलिटी है? तीसरा, कि जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स आजकल क्रॉप अप हो रहे हैं उन पे सबसे पहले जो शुरुआत करी जाती है वो एनसीईआरटी समरी वीडियो से की जाती है। तो ये जो समरी वीडियोस हैं ये कितने कारगर हैं और इनसे कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, अल्टीमेटली एग्जाम में हमारा एक ही फोकस है, ज्यादा सारा क्वेश्चन को सही करना। अगर इन 3 सवालों से डील करके हमारे ज्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं एग्जाम में, देन दीज प्रोडक्ट्स आर गुड। अदरवाइज हमारे को देखना होगा कि कहां पे दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से कि कौन सी एनसीईआरटी जो है वो ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स में जीएस का जो पेपर 1 होता है, आपको पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है पेपर 1 और सीसैट का पेपर होता है पेपर 2। उसमें पेपर 1 जो आता है जीएस का, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 2019 में देखने को मिला कि उन 100 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से आए थे। 6 से 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज होती हैं उनमें से ये 19 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर हम डेटा में और डीपर जाएं तो हमारे को नजर आएगा कि इन 19 में से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ
ट्वेल्थ और 11th क्लास की एनसीईआरटी से थे। वर्बेटिम क्वेश्चन से अभी हम देखेंगे उसमें कुछ चीजें। इन 19 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री से थे, एक सोशल इशू से था। तो ये एक मेजर हाईलाइट है कि सोशल इश्यूज इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, कि ये तो मेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन इस बार वर्बेटिम क्वेश्चन था सोशल इश्यूज की एनसीईआरटी में से प्रीलिम्स में। ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन थे, पॉलिटी की एनसीईआरटी से 1 क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन थे। अब यूजुअली यहां पे एक ये ऐसा ओपिनियन फैलाया जाता है कि साइंस में 6th से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपीएससी बीइंग अनप्रिडिक्टेबल, यहां से हमारे को देखने को मिलता है कि जो साइंस टेक के 2 सवाल आए थे वो दोनों के दोनों 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी से आए थे। मतलब कि 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी का इस वाले प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं था। और इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है 11th और 12th क्लास की, वहां से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व होते हैं, जो आपकी 11th क्लास की डेवलपमेंटल इकोनॉमी है इंडिया की, और 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमी की किताब है, इन दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इकोनॉमी में। जैसे कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था 2019 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक और इन इंडिया, कि इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज के 2 कॉलम होते हैं, तो एसेट्स वाले कॉलम में क्या इंक्लूड नहीं होता। अब ये जो सवाल है सीधा सीधा आपको वर्बेटिम मिलेगा अपने 12th क्लास इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी की जो किताब है उसके चैप्टर 3 में पेज नंबर 40 पे ये टेबल दिया हुआ है, और इसमें टेबल में लाइबिलिटीज के कॉलम में शो किया हुआ है डिपॉजिट। तो हमारे को पता है कि डिपॉजिट जो है वो एसेट्स के कॉलम में नहीं आता। कहने का मतलब वर्बेटिम क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीलिम्स 2019 का ही हेपेटाइटिस बी के ऊपर एक क्वेश्चन था, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हेपेटाइटिस वायरस बी इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी, it is unlike hepatitis C and does not have a vaccine. Globally, the number of people with hepatitis B and C is several times more than HIV, and some of those infected with B and C viruses do not show symptoms for many years. अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा वर्बेटिम आपको 12th क्लास की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी है वहां पे मिलेगा, पेज नंबर 152 के ऊपर। यहां पे दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी है और उसका HIV एड्स के साथ कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो अगेन वर्बेटिम क्वेश्चन 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी से, दैट अमंग्स द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। सुनने में काफी टीडियस लगता है कि इसके लिए हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डेटा याद करना पड़ेगा, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखने में ये डेटा ऐसे ही लगता है कि बेस्ड अपॉन फैक्ट्स पूछा गया, बेस्ड अपॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू पूछा गया है। लेकिन अगेन ये क्वेश्चन आपको वर्बेटिम एनसीईआरटी में मिलेगा, पेज नंबर 127 पे। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसके 127 पे टेबल आपको मिलेगा, जहां पे सीधा सीधा दिया गया कि जो एडिबल ऑयल्स हैं इनकी इंपोर्ट वैल्यू रुपीस टर्म्स में दी हुई है। प्री ही नहीं बल्कि मेंस में भी एनसीईआरटी से वर्बेटिम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेंस 2016 की बात करते हैं तो यहां पे एक क्वेश्चन आया था, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था, जीएस मेंस पेपर 1 का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहां पे 2 कीवर्ड्स हमारे को देखने को मिले, एक ग्लोबलाइजेशन, दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जो क्वेश्चन है जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी, ये येलो वाली बुक जो यहां पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसका चैप्टर 6 है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, और दूसरी जो एनसीईआरटी है सोशल डेवलपमेंट एंड चेंज इन इंडिया, इसका भी चैप्टर 6 ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। अगर ये दोनों चैप्टर्स के क्रक्स को हम कंबाइन करें तो यहां पे हम 200 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हैं। कहने का क्रक्स ये है कि जो हायर क्लास की एनसीईआरटीज हैं 11th और 12th क्लास की, वहां से हमारे को ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। मेंस 2016 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। जीएस मेंस पेपर 1 का क्वेश्चन था। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो पूरा का पूरा एक पॉलिसी था सरकार का, वो किस बेसिस पे बेस्ड होना चाहिए उसके ऊपर बात चल रही थी। फाइनली ये डिसाइड किया गया
दैट द स्टेट्स वुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये जो पूरा एनालिसिस है, आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें आपको वर्बेटिम चैप्टर 1 में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और उसमें भी ये जो पेज 19 के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का सब सेक्शन दिया है, उसमें इसका वर्बेटिम आंसर आपको मिलेगा। तो यहां से हमारे को देखने को मिलता है कि एनसीईआरटीज जो हैं, पर्टिकुलरली हायर क्लास की एनसीईआरटीज, उनमें से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि मेंस में भी। अगर लेटेस्ट पेपर्स की बात करें, मेंस 2019 में एक सवाल था, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न और इंडियन सेक्युलरिज्म में काफी ज्यादा फर्क होता है। फ्रांस की जो अप्रोच है सेक्युलरिज्म की तरफ, उसकी अप्रोच इंडिया के सेक्युलरिज्म से किस तरीके से अलग है, उसके ऊपर हमारे को 150 वर्ड्स में ये आंसर लिखना था। नाउ हमारी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी, उस एनसीईआरटी में चैप्टर है चैप्टर 8 सेक्युलरिज्म के ऊपर। इसमें सीधा सीधा कंपैरिजन दिया गया है इंडिया और फ्रांस के सेक्युलरिज्म के बीच में। तो यहां से हमारे को यह समझ आता है कि एनसीईआरटीज जो हैं, जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सारी एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज करनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी का जो डेटा है, ये एक्चुअल में हमारे को कोई और पिक्चर दिखा रहा है। यहां से हमारे को यह देखने को मिलता है कि प्राइमरीली जो अभी तक फोकस रहा है यूपीएससी का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में, वो हायर क्लास की एनसीईआरटीज पे ज्यादा रहा है। मतलब कि वर्बेटिम क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिले हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो सवाल उठता है कि क्या यहां पे सिर्फ हायर क्लास की एनसीईआरटी करनी चाहिए या लोअर क्लास की एनसीईआरटीज पे भी फोकस होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सवाल आएगा कहां से एग्जैक्टली। हेंस यहां पे हमारे को थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। इन अ वे पढ़नी तो सारी एनसीईआरटी हैं, छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कुछ छोड़ के गए तो देखिए, यहां पे रिस्क मैनेजमेंट और फायर फाइटिंग हमारे को ही करनी है। अगर हमारे को सारी एनसीईआरटीज पे बराबर का ध्यान नहीं देना, तो हमारे को यह भी इंश्योर करना है कि हमारे सिलेबस का कुछ पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा रिस्क मैनेज करने के लिए हमारे को एक स्मार्ट अप्रोच यहां पे फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी कि अगर हम शुरुआत करते हैं हायर क्लास की एनसीईआरटी से, 12th और 11th क्लास की एनसीईआरटी से, एंड देन मूव करते हैं नीचे की तरफ 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटीज पे, तो हमारे को काफी ज्यादा टाइम इफेक्टिव पड़ेगा। ये बेसिकली 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज जो हैं इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, लेकिन 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटीज को हम निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। सो द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि पहले 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज में से सारा एनालिसिस कर लिया जाए, सारे फैक्ट्स, डेटा और जितना भी एनालिसिस दिया हुआ है वो कवर कर लिया जाए। एक बारी वो कवर हो जाए, देन वी शुड मूव टुवर्ड्स द लोअर क्लास एनसीईआरटीज जो 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल वेजिटेशन नाम का अगर हम टॉपिक देखें, सबसे पहले अगर आप इसे 11th क्लास की एनसीईआरटी से कवर करते हैं, आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो गया, कंप्लीट एनालिसिस तैयार हो गया आपका। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स क्लास 9th एनसीईआरटी जिसमें सेम टॉपिक दिया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन के नाम का, क्लास 7th की एनसीईआरटी जिसमें चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दिया हुआ है, एंड क्लास 6th में दोबारा से इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब ये देखिए कि एक ही टॉपिक जो है वो 4 जगह पे रिपीट किया गया है। नाउ यहां पे अगर आप सबसे ब्रॉड कवरेज सबसे पहले करते हैं, जो क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी की, सबसे पहले अगर आप वहां से करते हैं, आपके सारे फैक्ट्स, ब्रॉडेस्ट फैक्ट्स और एनालिसिस कवर हो गया। एक बार आप ये करते हैं और फिर नीचे वाली एनसीईआरटीज की तरफ चलते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब एक बार आप बड़े क्लास की एनसीईआरटी से ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर कर ही चुके हैं, तो फिर बार बार नीचे छोटे वाली क्लास की एनसीईआरटी की समरी देखना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज देखना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक ही टॉपिक अगर आप 4 बार देखोगे, मसलन कि अगर आप 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में नेचुरल वेजिटेशन आप पढ़ रहे हो और फिर 11th 12th क्लास में दोबारा पढ़ रहे हो, तो एक ही टॉपिक पे 4 गुना टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। और एक ही
टॉपिक को अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो फिर बाकी टॉपिक्स के लिए आपका टाइम कहीं ना कहीं डिविएट होगा। सो यहां से निकल के आता है कि 6th से 10th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उन्हें पढ़ना है, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करके पढ़ना है। पहले स्मार्टली 11th और 12th क्लास कवर करनी है, फिर उसके बाद नीचे वाली एनसीईआरटीज की तरफ चलना है, जिससे कि हमारे को उनमें कम टाइम लगे। तो हमारे जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज एंड समरी वीडियोस का पिलर है, इसमें जो पहला सवाल था कि कौन सी एनसीईआरटी जरूरी है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलेंगे प्री और मेंस की, तो कौन सी एनसीईआरटी जरूरी है, कहां से ज्यादा सवाल बन रहे हैं, वो हमने देखा। अब अगला सवाल उठता है कि जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज के नाम पे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, इनका क्या यूटिलिटी है। तो देखिए, यूजुअली मार्केट में जितनी भी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी 10 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि टोटल 1000 क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा यहां पे मैथ्स करते हैं इन अ वे कि 6 से 12th क्लास तक ऑन एन एवरेज आपको 30 एनसीईआरटीज पढ़नी है। अब अगर 1000 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 एनसीईआरटीज हैं, ऑन एन एवरेज एक एनसीईआरटी से आपको 33 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि क्या ये जो 33 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। अब दूसरी तरफ की एक गणित देखते हैं कैसे। एनसीईआरटी की अगर हम हर किताब देखें तो ऑन एन एवरेज आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे एट द बैक ऑफ एवरी चैप्टर। पीछे जो एक्सरसाइजेज होती हैं एमसीक्यूज की, मैच द फॉलोइंग टाइप की, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो 30 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 150 वर्ड्स में भी क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अगर मिला लें तो आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मिलेंगे ऑन एन एवरेज। किसी एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, किसी एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस होते हैं, बट ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑल्सो हर एनसीईआरटी में आपको 8 चैप्टर मिलेंगे ऑन एन एवरेज, 7 से 8 चैप्टर ऑन एन एवरेज मिलेंगे। किसी एनसीईआरटी में सिर्फ 6 या 7 चैप्टर होते हैं, किसी में 12-15 भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी उसमें 16 चैप्टर हैं। तो अगर एक ब्रॉड मैथमेटिक्स देखते हैं हम यहाँ पे, तो आपको ऑन एन एवरेज 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटीज में टोटल 2400 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2400 क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइजेस के फॉर्म में। यूजुअली एस्पिरेंट्स वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज या फिर समरी फॉलो करते हुए ये बैक क्वेश्चंस के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते। इसका मतलब 2400 क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, मतलब कि 2.5 गुना क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो नहीं करने, लेकिन अलग से मार्केट में पैसा खर्च करके 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज खरीदनी है। तो ये लॉजिक थोड़ा यहां पे कम समझ आता है कि जो चीज ऑलरेडी आपको 2.5 गुना क्वांटिटी में फ्री में दी हुई है एट द बैक, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर क्वालिटी क्वेश्चंस। अगर आप उन्हें देखें तो कई बार ऐसा होगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो इतने डिटेल में और इतने माइन्यूटली क्रिएट करे गए हैं विच आर क्वालिटी क्वेश्चंस। तो जो चीज ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है उसके लिए आप 2-3 हजार रुपए खर्च करने के लिए रेडी हैं। तो ये कहीं थोड़ा डॉट्स कनेक्ट नहीं होते। ऑल्सो एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती हैं, मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड होती हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के पीछे के सवाल देखें तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा कि प्री और मेंस दोनों ही जगह एनसीईआरटी से वर्बेटिम क्वेश्चंस आते हैं। इससे यह समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो मैं उसको यह नहीं कहूंगा कि आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं, उसकी तैयारी कौन करेगा। सो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस हैं, जो 2500 क्वेश्चंस की हमने बात करी, उसमें आपकी प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी होती है। लेकिन एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट निकाला गया है मार्केट में, उसमें सिर्फ आपको प्रीलिम्स टाइप के 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहां पे आपको खुद समझना है कि ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट आपको किस में मिल रहा है। ऑल्सो अब मान लीजिए कि आप टाइम टेबल के हिसाब से ठीक चल रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम सही लेवल पे चल रही है और आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि यूपीएससी जो है एनसीईआरटी से काफी सवाल करता है। अभी भी हमने देखा कि 100 में से 19 क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 में सीधे सीधे एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो अगर आपको 2400 बैक क्वेश्चंस के बाद और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करिए ना। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी तो एनसीईआरटी से आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 2400 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस में हो गए। उसके बाद पिछले 25 साल के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को ऐसा तो है नहीं आज किताब बनी है, जब से यूपीएससी है तब से एनसीईआरटी में से सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब
95 से लेके 2019 तक के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें से काफी हाई परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन ऐसा होगा जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से है. सो रादर देन स्पेंडिंग मनी फॉर दीज 1000 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, इट्स बेटर कि आप पहले 2500 क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए वो करो, और फिर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्री और मेंस दोनों के, वो करो. तो यहां पे आपको काफी ज्यादा एक क्रेडिबल सोल्यूशन मिलेगा इन अ वे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक्चुअल क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, और आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा क्वांटिटी में होगी. ऑल्सो जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड होते हैं 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटीज में. लेकिन हमने यहां पे समझा कि जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हायर वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आता है. नो डाउट 6 से 10th क्लास भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी वेटेज जो है कहीं ना कहीं कम है. इसका मतलब जो 6 से 12th क्लास तक को टेस्ट सीरीज में प्रोपोर्शनल वेटेज दी जा रही है और हायर क्लास एनसीईआरटीज को लोअर क्लास एनसीईआरटीज के बराबर की ही वेटेज दी जा रही है, कहीं ना कहीं वो एक मिसप्लेस चीज है. और दोस्तों देखिए, यहां पे एक लूपहोल और है. मैंने आपको यह दिखाया कि मेंस में सब्जेक्टिव एनसीईआरटीज जो हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल थ्योरी, ये सारी जो एनसीईआरटीज हैं यहां से मेंस के सीधे सीधे सवाल बनते हैं. लेकिन जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कवर करती हैं. मसलन कि जो ये सब्जेक्टिव टाइप की एनसीईआरटीज हैं इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता टेस्ट सीरीज में. तो अब यहां पे क्या होगा कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा, सारे क्वेश्चंस कर लिए, स्कोर भी अच्छा आया, और फिर आपको लगेगा कि अब तो अपन चांद पे है कि मैंने सारी एनसीईआरटी 6 से 12 तक की कर ली है, अब सिलेक्शन तो पक्का है. लेकिन जो आपने सब्जेक्टिव टाइप एनसीईआरटी स्किप कर दी अनजाने में, आपको ये लगा कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज अगर मैं कर लूंगा तो मेरी सारी एनसीईआरटी होलिस्टिकली कवर हो जाएंगी, लेकिन उसमें तो सब्जेक्टिव एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है. तो यहां पे आप एक भूलेके में रहते हैं कि आपने सारी एनसीईआरटी कवर कर ली हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अनकन्वेंशनल एनसीईआरटीज हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडिया सोसाइटी चेंज एंड डेवलपमेंट, और बहुत सी सब्जेक्टिव एनसीईआरटीज, ये कहीं ना कहीं स्किप हो जाती हैं. तो यहां पे जो भी आप टेस्ट सीरीज बेस्ड डिसीजन लें एनसीईआरटी का, वो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लें. बाकी अगर आपको छठी क्लास के ऐसे चिंटू सवाल सॉल्व करने हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो मर्जी फिर आपकी है. इसको अगर एक एनालॉजी ड्रॉ करें, देन जो स्मार्टफोन होता है वो 2 से 4 जीबी रैम में अच्छे से चल जाता है, लेकिन फिर भी आजकल स्मार्टफोन कंपनियां क्या करने लगी हैं कि उस रैम को जबरदस्ती 8 से 12 जीबी तक पहुंचा देती हैं प्राइस इन्फ्लेट करने के लिए. सेम होता है कैमरा के साथ. एक ही कैमरा काफी होता है या 2 कैमरा काफी होते हैं, लेकिन अब उसमें क्या ट्रिपल कैमरा, 4 कैमरा, फिर आगे सेल्फी में भी 2 कैमरा. तो अब उस चीज का कोई एंड नहीं है. सिमिलरली जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए 11th और 12th क्लास एनसीईआरटी पे, जो कि 500-700 एट मैक्स 1000 रुपए में कवर हो सकता है. लेकिन फिर भी उसको ज्यादा इन्फ्लेट करने के लिए, उस प्राइस को ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि कंज्यूमर से ज्यादा पैसा अर्न किया जा सके, ये दिखाया जाता है कि हम 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 से 12th क्लास तक के, और अगर आप ये टेस्ट सीरीज करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी सारी यहां पे कवर हो जाएंगी. और उसी चीज के फिर 3000 रुपए लिए जाते हैं, और ऊपर स्टार बना के छोटा सा लिखा होता है जीएसटी अलग से लगेगा. तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग से होती हैं. अगर हम देखें कि यहां पे सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज हैं उसका अल्टीमेटली कितना खर्चा बैठता है, तो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज 3000 रुपए. फुल लेंथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी शुरू होती है कि दिसंबर आ रहा है, जनवरी, उस टाइम से फिर एस्पिरेंट्स में एक नया हिस्टेरिया क्रिएट होता है कि पिछले साल के टॉपर ने बोला था मैं तो 50 टेस्ट करके गया था, 100 टेस्ट करके गया था, तो उसका हिस्टेरिया अलग होता है, उसके भी फिर 5000 रुपए अलग से. आंसर राइटिंग की पीपीटी जो शुरू होती है डे 1 से, उसकी भी टेस्ट सीरीज 12000 रुपए, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के 12000 रुपए अलग से. तो कुल मिला के देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान की जीडीपी जितना यहां पे टोटल बैठता है 32000 रुपए, इतना पैसा आपको टेस्ट सीरीज में खर्च करना पड़ता है. सवाल यह है कि टाइम एंड मनी बोथ आर प्रेशियस. जहां जरूरत है वहां पे खर्च किया जाए, जहां जरूरत नहीं है वहां पे अननेसेसरीली किसी के मार्केटिंग प्रोपेगेंडा का ट्रैप में आपको नहीं आना. नाउ यू ऑल्सो नो दैट टाइम इज द रियल मनी.
इंस्टाग्राम पे फिलॉसफी पेज फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस टाइमलाइन पर डाल लेना एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। हमारे को पता है कि टाइम इज द रियल मनी। तो ये जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, हमने इसका मॉनेटरी एनालिसिस देखा, क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस देखा। अब इसका एक बारी टाइम बेस्ड एनालिसिस देखते हैं कि ठीक है, पैसा जा रहा है और यूटिलिटी भी उतनी नहीं मिल रही, लेकिन टाइम कितना जा रहा है वो मेजर सवाल है। देखिए, अगर आप एक फुल लेंथ एनसीईआरटी टेस्ट लेते हो 100 क्वेश्चन का, तो 2 घंटे तो आपको बैठना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अब उतना ही काफी नहीं होता, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसका 2 घंटा अलग से आता है, थकान वगैरह होती है। तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम से मिनिमम एक टेस्ट का मतलब है कि आपके 4 घंटे तो गए। ऐसे 10 टेस्ट हैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में, मतलब कि 40 घंटे आपके यहां गए। अब साथ के साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी करनी है प्रीलिम्स की, जिसमें 30 टेस्ट होते हैं। अगर मिनिमम से मिनिमम उसमें भी ये मानूं कि 4 घंटे आप एक टेस्ट में दे रहे हो, तो 120 घंटे आपके ऑन एन एवरेज गए। तो मतलब कि एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिला के 160 घंटे आपके कम से कम यहां पे कंज्यूम होते हैं। तो अब जहां पे टाइम की इतनी कमी है, जहां पे टाइम की इतनी पॉसिटी है, वहां पे अगर आप 160 घंटे टेस्ट सीरीज में ही लगा देंगे, तो फिर ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, मेंस आंसर राइटिंग, जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स, वो सब करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। और एंड में फिर क्या होता है कि ये लगता है कि अब तो मेरे पास टाइम बचा नहीं, फटाफट फटाफट किसी भी समरी से सिलेबस पूरा कर लेता हूं। तो आप यहां पे एक चेन समझिए, आप एक क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से पहले आप जहां पे टाइम नहीं लगाना चाहिए वहां पे टाइम लगा रहे हैं, फिर जहां पे एंड में टाइम नहीं बचा, तो फिर फाइनली यही सब जो शॉर्टकट्स हैं ये काम आते हैं कि समरी कर लीजिए और 2 दिन में एनसीईआरटी करो, 5 दिन में ये बुक करो, ये सारी चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली आपको पता है कि यूपीएससी ने अनाउंस करा है कि प्रीलिम्स 2020 4 अक्टूबर को होगा। मतलब कि आज से अगर हम देखें जून के महीने से अक्टूबर तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हैं। मतलब कि एवरी चैलेंज हैज इट्स अपॉर्चुनिटी। चैलेंज है एस्पिरेंट्स के लिए, अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए कि 4 महीने में तो मैं 2 बार एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज फिर से चला सकता हूं। 4 महीने में एक राउंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का फिर से चला सकता हूं। अब देखिए, टेस्ट सीरीज कितनी भी करें उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बनते ही रहेंगे। सवाल ये उठता है कि अगले 4 महीने में क्या आपको फिर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आप में से जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे थे 31 मई को ध्यान में रखते हुए, आई एम प्रिटी मच श्योर आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कर ली होगी। इसका मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी सफिशिएंट है। हेंस इस टाइम पे कोई नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना वुड बी रिडंडेंट बाय मींस ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी। इट्स बेटर कि अगले 4 महीने में, अभी आपके पास 4 महीने हैं, आप उसको स्मार्टली ब्रेक कर सकते हो कि अगले 2 महीने मेंस और ऑप्शनल की तैयारी ठीक तरीके से करेंगे, और उसके बाद वाले 2 महीने जो लास्ट फेज होगा प्रीलिम से पहले का, उसमें प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी अच्छे से करेंगे। मतलब कि स्टार्टिंग अगस्त की शुरुआत से प्री बेस तैयारी ज्यादा करेंगे। अभी 31 जुलाई तक ऑप्शनल और मेंस बेस्ड सिलेबस जो है उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप फिर से 50, 60, 70 घंटे टेस्ट सीरीज में लगाते हो, इट्स बेटर कि आप अपना जो मेंस का सिलेबस है 8 जनवरी 2021 के लिए जब मेंस होगा उसकी तैयारी शुरू करें। और बाकी जहां तक बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि अगर आपको मीनवाइल लगता है कि आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस स्किप कर दी होंगी कि ठीक है टेक्स्ट पढ़ लेते हैं वो काफी है। लेकिन अगर आपने वो नहीं करी है तो मीनवाइल आपके पास 4 महीने हैं, आसानी से आप बैक एक्सरसाइजेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर फिर भी आपको टेस्ट सीरीज करनी ही है तो वो मर्जी आपकी है। अब नुकसान यहां पे क्या होता है कि एक बार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, एक अलग तरीके का मास हिस्टेरिया क्रिएट होता है कि सर स्कोर नहीं आ रहा, क्या करें, सोच रहा हूं ये अटेम्प्ट छोड़ दूं, तैयारी मेरी ठीक से नहीं हुई थी। फिर वो एक जो डिप्रेशन लूप है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यू आर स्मार्ट इनफ टू टेक अ प्रूडेंट डिसीजन। तो यहां पे हमने जो हमारा पहला पिलर है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और समरी वीडियोस का, उसमें देख लिया कि कौन सी एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हमने देखा कि जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज हैं क्या ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ 25 दिन में पैसा डबल करने का एक तरीका है। अब हम चलेंगे अपने तीसरे पिलर की तरफ कि ये जो आजकल यूट्यूब पे डिजिटल इंडिया है, तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं।
जो यूट्यूब पे रोज नए चैनल्स आते हैं, उन पे समरी वीडियोस आती हैं, एनसीईआरटी समरी और ये सब, ये कितनी कारगर है, ये कितनी बेनिफिशियल है, इसका एनालिसिस एक बारी देखते हैं। सबसे पहले यहां पे एक बात समझनी है जरूरी है कि जो समरीज होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन समरी उन चीजों की इंपॉर्टेंट होती है जो बल्कि होती हैं और जो आप खुद से नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, एआरसी रिपोर्ट हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट बिल आया पार्लियामेंट में, सरकार की कोई कमेटी है, जैसे नीति आयोग ने डेवलपमेंटल रिपोर्ट निकाली थी इंडिया एक्ट 2020 करके, तो उन सब चीजों की जो समरी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कि वो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, 300 पेज का डॉक्यूमेंट है, 500 पेज का डॉक्यूमेंट है, और आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप में से कुछ लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, तो आप वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते, वो बिल्स नहीं पढ़ सकते। हेंस उन चीजों की समरी देखना सही बात है, वो टाइम बेनिफिट देता है। लेकिन अगर अब आप ये सोचो कि छठी क्लास की एनसीईआरटी की समरी कहीं से मिल जाए, तो देखिए, ये तो छठी क्लास का बच्चा जो अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, वो भी उसकी एनसीईआरटी की समरी नहीं मांगता होगा। तो यहां पे हमारे को एक तरीके से डिमार्केट करना होगा कि किस चीज की समरी देखनी है और किस चीज की समरी नहीं देखनी। ये जो हमारा एक लेजीनेस होता है और जो एक फियर होता है, उस पर कैपिटलाइज करने के लिए, क्लिक बेट्स लाने के लिए, पेज व्यूज बढ़ाने के लिए, और अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ये समरी का ट्रेंड शुरू किया गया है। तो एक्चुअल में समरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस चीज की, वो सोच के चलिए, जो बल्कि चीजें हैं, जो बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एक छोटी छोटी सी 20-20, 50-50, 100-100 पेजों की जो एनसीईआरटीज हैं, जो बेसिक हैं, वो तो आपको खुद पढ़नी ही पड़ेंगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम 2019 का ट्रेंड एनालिसिस देखें प्रीलिम्स का, यहां पे सबसे ज्यादा यूपीएससी ने टारगेट करा कौन सी एनसीईआरटी? इकोनॉमी की एनसीईआरटी, क्लास 11th, क्लास 12th। पॉलिटी में से जो सवाल आया था वो भी 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से आया था। साइंस में 12th क्लास की बायोलॉजी से सवाल था। सोशल इश्यूज में 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियन सोसाइटी, वहां से। ज्योग्राफी में 2 एनसीईआरटी से सवाल थे, एक क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, और दूसरा क्लास 12th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री में 3 एनसीईआरटी से सवाल आए थे। पहली एनसीईआरटी क्लास 7th की, आवर पास 2। तो देखिए, क्वेश्चन आ रहा है पूरा छोटी क्लास की एनसीईआरटी से, लेकिन वेटेज कम है। वही बात जो मैंने बताई कि छोटी क्लास की एनसीईआरटी तो करनी है, लेकिन बड़ी क्लास की एनसीईआरटी पे प्रोपोर्शनली ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी भी वहीं पे ज्यादा फोकस कर रहा है। 7th क्लास की एनसीईआरटी के बाद क्लास 11th की एनसीईआरटी, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखिए ट्रेंड चेंज। यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स मेंस का सब्जेक्ट है, जीएस मेंस पेपर 1 का सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे प्रीलिम्स में भी सवाल आया वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। और बाकी सवाल कहां से आए? जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वहां से बचे हुए सवाल थे। तो दोस्तों देखिए, जो यूट्यूब का पूरा समरी तमाशा चलता है कि एनसीईआरटीज की समरी है, यही प्लेलिस्ट देख लीजिए, सारी एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगी, वहां पे थोड़े से पैटर्न्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पैटर्न क्या है कि आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो इजीएस्ट एनसीईआरटीज होती हैं 6th क्लास की, 7th क्लास की, जिनमें कुछ नहीं करना और बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले वो कवर करी जाती हैं। बाय द टाइम दे रीच हायर लेवल एनसीईआरटीज, वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई प्लेलिस्ट स्टार्ट होती है, कोई नई लिस्ट स्टार्ट होती है, तो एस्पिरेंट्स में, व्यूअर्स में एक जोश रहता है। इनिशियली हर प्लेलिस्ट में व्यूज ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है, वीडियोस के ऊपर व्यूज जो हैं वो कम होते रहते हैं। अब अगर वीडियोस के ऊपर व्यूज कम होते रहेंगे, तो एसोसिएटेड क्लिक्स, एसोसिएटेड रेवेन्यू, वो भी कम होता रहेगा। इस वजह से शुरू वाली एनसीईआरटीज जो है छोटी क्लास की, 6th 7th 8th की, वो तो जोश में कवर करी जाती हैं, लेकिन बाद तक आते आते कॉस्ट बेनिफिट देखते हुए ये एक्सरसाइज छोड़ दी जाती है। ऑल्सो एक चीज और देखी गई है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो बड़ी क्लास की एनसीईआरटीज होती हैं, क्लास 11th की, क्लास 12th की, वो कोर एनसीईआरटीज हैं। उनमें पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनकी स्लाइड्स बनाने में, उनमें एक्चुअल कंटेंट ढूंढने में काफी टाइम लगता है। 6th 7th क्लास की एनसीईआरटीज तो आपको पता है कि टुंड्रा रीजन यहाँ पे है, डेजर्ट वहां पे है, कोल्ड डेजर्ट इधर है, ग्रासलैंड इधर है, वो काफी रिलेटिवली सिंपलर होती हैं। तो गिवन कि यूट्यूब के एक चैनल से कितना रेवेन्यू आ रहा है या फिर रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल कितना है, उस चीज का कॉस्ट बेनिफिट देखते हुए यूजुअली हायर क्लास की एनसीईआरटीज कवर नहीं करी जाती। ऑल्सो अगर हायर क्लास की एनसीईआरटीज कवर करी भी जा रही हैं, तो उस चैनल की जो मेन फैकल्टी हैं, आप देखेंगे कि वो कभी भी
जो एक थरो एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनके नीचे जो जूनियर फैकल्टीज होती हैं या जो जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है, वो लोग हायर क्लास की एनसीईआरटीज कवर करते हैं एंड अल्टीमेटली दे पिच इन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मेन फेस ऑफ द चैनल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां पे आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटी समरीज। ऑल्सो जैसा कि हमने देखा, यूजुअली जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज होती हैं और जो एनसीईआरटी समरीज होती हैं, वहां पे जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन सब पे ज्यादा फोकस रहता है। जो अनकन्वेंशनल एनसीईआरटीज हैं सच एज 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी, इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी, वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी, ऑल दीज आर नेवर कवर्ड। और हमने देखा कि 12.5 मार्क्स का, 10 मार्क का सीधे सीधे क्वेश्चन जो है इन वाली एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो इवन दो अगर ये चैनल्स एनसीईआरटीज कवर कर भी रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर नॉट बीइंग कवर्ड होलिस्टिकली। तो दोस्तों देखिए, इसके पीछे जो है एक अलग गणित लगता है। यूपीएससी का फॉर्म हर साल 10 लाख एस्पिरेंट भरते हैं। एज पर द यूपीएससी डेटा, जो आपने पिछले वाले वीडियो मेंस आंसर पीपीडी में देखा होगा कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख लोग एक्चुअल में अपीयर होते हैं। मतलब कि सिर्फ 50% जनता ही अपीयर होती है। नाउ उन 5 लाख में से भी सिर्फ 2 या 3 लाख ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो बाकी एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि ठीक है, अभी तो हम सिर्फ ऐसे देने के लिए दे रहे हैं, असली तैयारी तो मैं 1 साल बाद शुरू करूंगी या करूंगा, या 2 साल बाद शुरू करूंगा। कहने का मतलब यह है कि 10 लाख लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट साइज है यूपीएससी का, वो सिर्फ 2 से 3 लाख है इफेक्टिवली। अब अगर आपको इसी 2 से 3 लाख की जनता में से ही ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना है, तो आपको ये सब चीजें जो है, जो नॉन सीरियस कंटेंट है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा बार बार, जिससे कि उस पर क्लिक्स ज्यादा आ सकें। क्योंकि जनता जो होती है यूजुअली वो सीरियस कंटेंट पसंद नहीं करती इनिशियली उन्हें चाहिए होता है, बुक लिस्ट चाहिए होती है, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो यही वीडियोस जो हैं, समरीज हो गई छोटी छोटी, 5 मिनट में समरी, 10 मिनट में समरी, यही वीडियोस जो है, जो क्लिक बेट टाइटल वाले वीडियोस होते हैं, बार बार रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि उसी 2 से 3 लाख की जनता में से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। सो यहां पे इंडस्ट्री के डायनामिक्स को देखते हुए ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो हमने देखा कि एनसीईआरटी का जो पूरा समरी तमाशा है चलता है यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे, इसमें यूजुअली जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हैं, जो इजियर एनसीईआरटीज हैं, वो पहले कवर की जाती हैं, और जो अनकन्वेंशनल एनसीईआरटीज हैं वो कभी टच भी नहीं की जाती। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की कन्वेंशनल एनसीईआरटीज हैं या फिर 6th-7th क्लास की जो इजियर एनसीईआरटीज हैं, क्या इनकी समरी देख के सवाल निकल पाता है? क्या इनकी समरी देख के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? जवाब है ना। मसलन प्रीलिम्स 2019 का एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की एनसीईआरटी से आया है। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years, consider the following statements. Area under rice cultivation is highest. Area under the cultivation of jowar is more than that of the oil seeds. Area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. Area under sugarcane cultivation has steadily decreased. अब देखिए, कहने को तो क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से आया है सीधा सीधा, लेकिन जितना सीधा ये सवाल लग रहा है उतना सीधा इसका आंसर है नहीं। कारण क्या है कि एनसीईआरटी में आपको ये जो आंसर मिलेगा, ये मिलेगा प्रॉपर एनालिसिस करके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी में आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इसमें जैसे ऑयल सीड्स का कॉलम दिया हुआ है, ज्वार के ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है, तो यहां पे क्या लिखा है कि ज्वार ऑक्यूपाइड कोर्स ग्रेन सीरियल्स ऑक्यूपाई 16.5% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। अमंग्स दीज ज्वार सोरगम अलोन ऑक्यूपाई 5.3%। तो यहां पे एक स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है कि कोर्स ग्रेन में ज्वार हैज 1/3 ऑफ द वेटेज, या इस तरीके से। मतलब कि अलग अलग स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके सवाल बनता है। यह सवाल वैसा ही है। मतलब कि सीधा सीधा अगर एनसीईआरटी की समरी बना भी दी जाए तो भी सवाल सॉल्व होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आजकल इस तरीके के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछने लगा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं कि पहले आप एक क्रॉप के बारे में पढ़िए, फिर दूसरी क्रॉप के बारे में पढ़िए, उनको कंपेयर करिए
कि राइस अगर है तो वो ज्यादा या कम है, कौन से एरिया में ग्रो हो रहा है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारी बातें हैं। मतलब कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आगे और पीछे से लिंक करना भी उतना ही जरूरी है, जो कि जितने भी एनसीईआरटी समरी तमाशा है, एनसीईआरटी की समरी पीपुड़ी है, इसमें ऐसा मिसिंग होता है। सो ये हो गई एक चीज। नाउ यहां पे आपकी ईज के लिए मैंने 6th और 7th क्लास की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है उनका एक यूटिलिटी टेबल बनाया है। बची हुई प्रैक्टिस जो है बाकी एनसीईआरटीज के लिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि मतलब जो अर्थ एंड सोलर सिस्टम है उसकी टेस्ट सीरीज यूटिलिटी कुछ ज्यादा नहीं है और यूट्यूब समरी यूटिलिटी भी ज्यादा नहीं है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। यूजुअली एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यूपीएससी अब यहां से सवाल नहीं करता, उसका सवाल ज्यादा रहता है, वो रहता है पीएसएलवी टेक्नोलॉजी, जीएसएलवी टेक्नोलॉजी, और ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं कि नासा ने कहां पे अपना नया मिशन लॉन्च करा, इसरो ने कहां पे अपना नया मिशन भेजा, कौन सा प्लैनेट डिस्कवर किया गया, एक्सो प्लैनेट, कौन सा नेबुला, स्टार, गैलेक्सी डिस्कवर की गई, कहां पे कॉमेट्स हैं, ये सारी बातों पे ज्यादा सवाल आते हैं। यूनिवर्स के ऊपर पर से कि अर्थ कहां पे है, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, इस तरीके से जो 6th क्लास की एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिए हुए इसके ऊपर सवाल अब नहीं आते। तो समझने की बात यह है कि जो छोटी क्लास की एनसीईआरटीज हैं उनकी यूटिलिटी फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव थोड़ी सी कम है। जैसे कि ये चैप्टर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसमें आपको समझाया गया है कि टाइम जोन वगैरह के बारे में, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सब के बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है अच्छा, टेस्ट सीरीज में यूटिलिटी में 2 स्टार रखते हैं, लेकिन यूट्यूब समरी अगेन पहले अगर हायर क्लास की एनसीईआरटी कवर कर लेंगे फिर लोअर क्लास पे आ रहे हैं, मतलब कि टॉप डाउन अप्रोच जो हमने देखी, तो ज्यादा कारगर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 स्टार का मतलब है हाईएस्ट यूटिलिटी। तो यहाँ पे यूजुअली ये जो चैप्टर्स हैं इनकी यूट्यूब और टेस्ट सीरीज की जो यूटिलिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है। और फिर आते हैं कुछ ऐसे फटीचा चैप्टर मैप जैसे, जिनकी यूटिलिटी ही नहीं है कुछ, कि कभी भी यूपीएससी इन्हें पूछेगा ही नहीं, कवर ही नहीं करेगा। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, मैप्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि सीरिया कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, ये सब नहीं दिया। यहां पे ये सिखाया गया कि मैप्स बनाते कैसे हैं। अगेन इस चैप्टर की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी समरी वीडियोस वगैरह में ये कवर किया जाएगा। इसके ऊपर भी 20-25 मिनट का एक वीडियो 15-20 मिनट का बनाया जाएगा। लाइकवाइज दूसरा चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, आवर कंट्री इंडिया, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जिनकी बहुत मिनिमल यूटिलिटी है टेस्ट सीरीज और यूट्यूब समरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा और यूट्यूब समरी की शुरुआत ही यहीं से की जाएगी ड्यू टू द रीजंस ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मित्रों देखिए यहां पे बात यह है कि यूपीएससी इन छोटे छोटे क्लासों के जो चिंटू सवाल बनते हैं वो इतने ज्यादा नहीं पूछता। यूपीएससी सवाल पूछता है थोड़े डायनेमिक तरीके से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को ध्यान में रखते हुए, स्टैटिक और करंट पार्ट को लिंक करते हुए। तो यहां पे आपको बड़ा स्मार्टली चलना है कि अगर आप हर चैप्टर की 10-15 मिनट की समरी देखोगे तो अल्टीमेटली आपका काफी ज्यादा एंड में टाइम वेस्ट होगा। लाइकवाइज 7th क्लास की एनसीईआरटी के लिए यहां पे टेबल मैंने बनाया है अबाउट एनवायरमेंट, इनसाइड आवर अर्थ, चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, वेजिटेशन के ऊपर चैप्टर है और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के ऊपर चैप्टर है, और ऐसे ही बहुत सारी एनसीईआरटीज हैं जिसके लिए आप टेबल इसी लाइंस पे आगे कंटिन्यू करते हुए बना सकते हैं। सो यहां पे कहने का मतलब यह है कि एक एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करते हैं। वॉल्केनो अर्थक्वेक नाम का चैप्टर है जो क्लास 7th की एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में, सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है क्लास 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में, अर्थक्वेक और वोल्केनो का, और यही अर्थक्वेक वोल्केनो का जो टॉपिक है ये रिपीट हो रहा है जीसी लियोंग में। अब देखिए क्या होगा कि जो यूट्यूब चैनल्स करते हैं, पहले समरी बनेगी एनसीईआरटी क्लास 7 पे 40 मिनट, फिर समरी बनेगी एनसीईआरटी क्लास 11 40 मिनट, फिर समरी बनेगी जीसी लियोंग 40 मिनट एक टॉपिक पे। मतलब कि आप उनका एक जो पूरा टॉपिक है वो 3 बार देख रहे हो। अर्थक्वेक और वोल्केनो का जो टॉपिक है उसके आप 3 अलग अलग वीडियो देख रहे हो, मतलब कि 3 गुना व्यूज, 3 गुना रेवेन्यू जनरेशन, 3 गुना मोनेटाइजेशन। हालांकि ये जो टॉपिक है अर्थक्वेक और वोल्केनो का, ये आप आधे घंटे से 1 घंटे में खुद से पढ़ के कवर कर सकते थे अगर आप टॉपिक वाइज अप्रोच लेके चलते। पॉइंट यहां पे ये है कि यूपीएससी की डिमांड ये कहती है कि एक तो आपको टॉप डाउन अप्रोच रखनी है, हायर क्लास की एनसीईआरटी पहले पढ़िए, लोअर क्लास की एनसीईआरटी बाद में पढ़िए, और साथ के साथ टॉपिक वाइज अप्रोच लेके चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा कारगर रहेगा।
मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से वोल्केनो पढ़ रहे हैं, एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए, साथ के साथ 7th क्लास की एनसीईआरटी खोल लीजिए, थोड़े बहुत ही एडिशनल फैक्ट्स होंगे, नोट्स में लिख लीजिए, 7th क्लास की एनसीईआरटी से वो टॉपिक खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका जो फोकस है वो टॉपिक पे होना चाहिए। यूपीएससी सवाल कभी ऐसे नहीं करेगा कि फलाना फलाना एनसीईआरटी के उस वाले पेज की, उस पैराग्राफ की, उस लाइन में ये मैंने जो है देखा था, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। यूपीएससी सवाल करेगा टॉपिक के ऊपर कि अगर सीस्मिक वेव जनरेट हो रही हैं, अर्थक्वेक वोल्केनो जनरेट हो रहा है, तो उसके पीछे के जो भी एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उस पर पूछेगा। हो सकता है उसे करंट अफेयर से भी लिंक करे कि अगर जापान में कोई वोल्केनो आया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कोई वोल्केनो आया है, दिल्ली में पिछले 1 महीने में 10 बार अर्थक्वेक आया है, तो उसके क्या कारण है। मतलब कि करंट और स्टैटिक को लिंक करके क्वालिटी क्वेश्चन बनता है। सिर्फ और सिर्फ किताब की समरी देख लेने से यूपीएससी का सवाल सॉल्व नहीं होता, यह मतलब है। तो टॉपिक वाइज अप्रोच रखिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा कि आपने जब एक बारी अर्थक्वेक और वोल्केनो के नोट्स बना लिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं अर्थक्वेक वोल्केनो को, इसी आर्गुमेंट को आप बाकी टॉपिक्स के लिए भी एक्सटेंड करेंगे। एक बारी जब अर्थक्वेक और वोल्केनो के ऊपर आपने टॉपिक कवर कर लिया, अब जितने भी आप हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में करंट अफेयर्स देखते हो अर्थक्वेक और वोल्केनो से रिलेटेड, उसको अपने नोट्स में लिखते रहिए, तो आपके स्टैटिक और करंट के नोट्स एक ही जगह तैयार हो जाएंगे। ये अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है, रादर देन कि पहले मैं क्लास 7 से पढ़ूं, फिर क्लास 11 से पढ़ूं, फिर जीसी लियोंग देखूं। तो मित्रों देखिए, आपके पास 3 से 5 साल तो है नहीं तैयारी करने के लिए, टाइम लिमिटेड है, 11 से 12 महीने के अंदर पूरा सिलेबस रैप अप करना है। तो यही अप्रोच के साथ वो हो पाएगा, वरना ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आप टाइम और एक टेस्ट सीरीज तमाशा में, यूपीएससी समरी तमाशा में जो पैसा है वो खर्च करते रहेंगे। सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि मेहनत करनी है, बिल्कुल करनी है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगर आपका एक कदम आगे बढ़ रहा है तो वो सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उल्टी दिशा में 10 कदम बढ़ा लेने से मेहनत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेहनत तो देखिए गधा भी करता है, लेकिन इसका ये नहीं कि उसे टॉपर बना दिया जाए या उसे यूपीएससी क्लियर करा दिया जाए। अगर आप एक स्मार्ट एस्पिरेंट हो तो फॉर अ रीजन हो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो देखिए, समरी और ये सारा का सारा जो तमाशा हमने देखा है ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एक तो सबसे पहले यूपीएससी के जितने सवाल बन रहे हैं वो स्टैटिक और करंट की लिंकेजेस के साथ बन रहे हैं। प्री और मेंस दोनों में स्टैटिक और करंट दोनों ही लिंकेजेस आपको देखने को मिलेंगी। साथ के साथ समरी आपको पूरी पिक्चर नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाया कि आपको क्रॉप्स का डेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होगा। सिमिलरली आपको पता है कि क्लिकबेट वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस बनाने के लिए आधा कंटेंट ही प्रेजेंट किया जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि मेन फैकल्टी कभी भी थरो एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल में फ्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे। यूजुअली उनके हायर्ड जो आगे फर्दर लोग होते हैं, दे कवर देम विद लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है उस अप्रोच के साथ। सो देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज का पूरा तमाशा देखा, समरी का पूरा तमाशा देखा, यहां से निकल के आता है कि जो एनसीईआरटी के शॉर्टकट्स हम ढूंढ रहे हैं वो बहुत क्रेडिबल सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि पूरा कंटेंट कवर हो नहीं रहा और यूपीएससी आधे कंटेंट के नंबर देगा नहीं। और वैसे भी यूपीएससी लूनी टून्स तो नहीं है कि जितना सुहाना दिन उतना आसान पेपर। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल था, अनप्रिडिक्टेबल है और अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा। तो इट्स बेटर कि अपने ये जो हमारी एक कार्टून वाली दुनिया है इससे बाहर आया जाए और प्रैक्टिकली पेपर को देखा जाए और देखा जाए कि किस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछता है। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। कोई इशू आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारा यहाँ पे पहला पिलर खत्म होता है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और समरी तमाशा। अगला वीडियो जो बहुत जल्द आएगा उसमें कवर करेंगे कि जो स्टैंडर्ड बुक्स की समरी तमाशा है उसकी क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, अगर नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए, और उससे क्या कॉस्ट बेनिफिट रहता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।